गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसमें आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो हमने एक नया इनिशिएट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, और इसके तहत हम लोग बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर डालेंगे। आप लोग जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। ये जितने भी चारों कंपाउंड हैं इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखो ये तो अपना बेंजोइक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये फिनोल है और ये बेंजाइल अल्कोहल है। देखो दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होती है। यहाँ पे फिनोल एसिडिक होता है। फिनोल एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटॉन देने के बाद फिनोक्साइड बनता है और जो फिनोक्साइड है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जाता है। पहली चीज। अब अगर हम लोग बेंजोइक एसिड और सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। यहाँ पे ये हमारा बेंजोइक एसिड है। अब आप लोग समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से देखो, और ये आपका सल्फोनिक एसिड है। तो यहां पे अगर बेंजोइक एसिड से H+ जाएगा तो आपका बनता है बेंजोएट। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस बेंजोएट की दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनती हैं। ये सब कुछ देखो मैंने बता रखा है आप लोगों को। लेकिन अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोटॉन देता है तो यहां पे जो सल्फोनेट बनता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और इस सल्फोनेट की 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ध्यान रख लेना। एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज, एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज, एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज। सही है। इसका मतलब ध्यान रखना जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल होने से इसका जो एसिड है कॉन्जुगेटेड वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ध्यान रखना यहां पर जो सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी वो होगी एक तरह से बी वाले की, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन चारों कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता है कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बट नहीं। ध्यान रखना बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा, रीजन मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो मैं बता देता हूं, ये आपका ब्रिज हेड कार्बोकैटायन है। और ब्रिज हेड कार्बोकैटायन जो होता है वहां पे ब्रिज हेड पोजीशन जो है वहां पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये ब्रिज हेड कार्बोकैटायन है। और इसी कार्बोकैटायन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान रख लेना, ये वाला कार्बोकैटायन है। और इस कार्बोकैटायन या इस ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ध्यान रखना जो फर्स्ट वाला है वो सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद आगे चले, देखो ये आपका सिंपल सा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये आपका एराइल कार्बोकैटायन है जो कि बहुत लेस स्टेबल होता है। और ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अगर इन चारों का कंपैरिजन करें तो देखो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये लास्ट पॉइंट पे जाएगा। जबकि 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये एराइल की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से भी ये मान के चलो कम होती है। अच्छी तरह से समझ लेना इन सारी चीजों को। देखो तो इसका मतलब सेकंड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद फोर्थ वाला होगा, उसके बाद एराइल वाला होगा, और फर्स्ट
जो कि ब्रिज हेड कार्बोकैटायन है, जहां पर कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। आगे चले, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3 विल बी, मतलब ये कंपाउंड अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब ये कंपाउंड जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे Cl है, तो AgCl निकलेगा एज ए PPT। अब हमें ये देखना है इन तीनों क्लोरीन के रेफरेंस में कि सबसे इजीली कौन सा क्लोरीन एलिमिनेट होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि कौन से क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और ये सब मैंने बता रखा है, कोई भी एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो AgNO3 से चेक की जाती है, और उसमें देखा जाता है कि इस एल्किल हैलाइड से जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्लोरीन निकलने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, देखो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर देखो ये ऑक्सीजन है, ये Cl है, ये Cl है, और यहाँ पे ये Cl, और इसको CH3 को इधर रख देता हूँ। अब देखो समझने वाली चीज क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि अगर आपका ये Cl जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, और ये कार्बोकैटायन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होता है, और इस तरह के कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है, 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। यहां से क्लोरीन जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो सिंपली 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। और फाइनली अगर हम लोग इधर देखें तो जब ये Cl जाएगा तो यहां पे कार्बोकैटायन आएगा, और ये सिंपली 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो क्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर फर्स्ट वाले की, फिर सेकेंड वाले की। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसका करेक्ट आंसर हम लोग चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट 312, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में, देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी क्वेश्चन उठा लिया है, मेरी कोशिश यही रही है कि मैक्सिमम चीजों को या मैक्सिमम कंसेप्ट्स को कवर करते हुए ये क्वेश्चन किए जाएं, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड दिए गए हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन करना है। तो देखो आपको मैंने बता रखा है heat of hydrogenation inversely proportional to stability of alkene। ये ध्यान रख लेना भाई, कोई भी एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान रखना है कि जब कंपैरिजन किया जाता है तो या तो कंपैरिजन किया जाएगा जिन एल्कीन्स का उन सब में एक ही डबल बॉन्ड होगा, या फिर सब में 2-2 डबल बॉन्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड है, एक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां पे सीधा सा कंपैरिजन ये होगा कि जिसमें जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि इसमें 4 डबल बॉन्ड है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसका इन तीनों से कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में किया जाता है। तो देखो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो एक ही हो जाएगी, इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी देख लेते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। ये डबल बॉन्ड जो है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बी इज मोर स्टेबल देन सी देन डी। ये इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होगा तो देखो एक को तो हमने सबसे आगे रख दिया है क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही ज्यादा हैं। तो एक की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद डी देन सी देन बी।
दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। 4 कंपाउंड दिए गए हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो, एक लाइन आपको सबको पता है, एलिफैटिक एमीन्स, ध्यान रखना भाई अच्छी तरह से, एलिफैटिक एमीन्स मोर बेसिक देन एरोमेटिक। तो 2 चीजें आप लोग समझ लो, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ की बेसिसिटी कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट और थर्ड। ये नाम जरूर ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं पिपरिडीन, ये पायरिडीन है, इसको मोर्फोलिन बोलते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, आरपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में नोमेनक्लेचर में क्वेश्चन आ गए और वो भी मतलब कॉमन नेम पूछ लिए उन्होंने। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई हमारी। एक चीज क्या क्लियर हो गई कि फर्स्ट एंड थर्ड मोर बेसिक देन 2 and 4, ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब यहां से आगे बढ़े हम लोग, तो यहां से अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करें तो देखो यहां पे सिंपल नाइट्रोजन है और यहां पे ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को कम करता है। इसलिए सीधा सा कंसेप्ट है, फर्स्ट इज मोर बेसिक देन थर्ड। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है और इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब सेकंड इज मोर बेसिक, सॉरी हाँ बिल्कुल, सेकंड इज मोर बेसिक देन फोर्थ। इसका मतलब जो करेक्ट ऑर्डर निकल के आएगा बेसिसिटी का वो क्या होगा, फर्स्ट देन थर्ड, ठीक है, देन सेकंड देन फोर्थ। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देख लो, सबसे ज्यादा फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करें, देखो चीजों का समझना बहुत जरूरी है। देखो पढ़ना और चीजों को समझने में भी काफी फर्क होने लगा आजकल। आपको अगर एक प्रॉपर वे में आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी अनटच रह जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, राइट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। फिर 3 कंपाउंड दे दिए मैंने आपको और इन तीनों कंपाउंड्स की बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे बेसिसिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखो इसका लोन पेयर जो वो इधर भी जाएगा, इसका लोन पेयर इधर भी जाएगा, लेकिन जब इधर जाएगा तो यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है। यहां पे देखो ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसका लोन पेयर केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है रिंग के साथ जाएगा, लेकिन इसके इस लोन पेयर के रेजोनेंस में ये वाला ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये इसकी मेटा पोजीशन पर है। देखो चीजों को समझो आप लोग, ये इसकी मेटा पोजीशन पर है। अब मेटा पोजीशन पर होने से क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन इन, देखो ये तो दोनों तरफ जा रहा है लोन पेयर, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम हो गई। ठीक है, इसकी बेसिसिटी तो क्या हो गई, सबसे कम हो गई, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट तो लास्ट में आएगा। देखो अब हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं। तो देखो इसका लोन पेयर एक साइड में जा रहा है, जस्ट 1 मिनट, इसका लोन पेयर वन साइड में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी वन साइड में जा रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका लोन पेयर जब इधर जा रहा है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ध्यान रखना अच्छी तरह से समझ लेना कि यहां पे जो नाइट्रोजन का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। इसका मतलब सेकंड की जो बेसिसिटी है
वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू थर्ड। अच्छी तरह से समझ लेना भाई, क्योंकि यहां पे देखो ये भी इधर रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, और हम लोग उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्टिसिपेशन या उसका स्टेबिलिटी ज्यादा मानते हैं जिसपे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो एज कंपेयर टू कार्बन। इसका मतलब ध्यान रखना, थर्ड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। अच्छी तरह से समझ लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस पता होना चाहिए। अच्छी तरह से समझ लो भाई आप लोग, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश जरूर कर लो। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन गिवन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं तो ध्यान रखना, इस पूरी बेंजीन को हम लोग एज ए फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी अल्फा पोजीशन और ये इसकी अल्फा पोजीशन। और जब ये दोनों अल्फा पोजीशन है तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल जो है हमारा 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, देखो यहां से, यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इस तरह का कंपाउंड देकर के आपको पूछा जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि, कि इसकी असंतृप्तता की कोटि कितनी है, या फिर इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो कितने डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। तो इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, मैंने आपको बता रखा है सारा, कि अगर हम लोग इस तरह से लिख दें इस स्ट्रक्चर को, तो देखो ये बेंजीन है आपका, बेंजीन के बाद में ये वाली एक रिंग है आपकी, एक ये वाली रिंग है आपकी, और एक ये वाली रिंग है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक डबल बॉन्ड होता है वो 2 हाइड्रोजन के बराबर होता है, ठीक है, या फिर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर होता है, और एक जो रिंग होती है हमारी वो भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर होती है। तो अगर इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा जाए तो देखो कितना होगा, 1 2 3, 3 तो डबल बॉन्ड है और 4 रिंग है, तो 3 और प्लस 4, तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7। ध्यान रखना, एक रिंग को 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर माना जाता है, क्योंकि एक रिंग एक डबल बॉन्ड के बराबर होती है। कि अगर ये हमारी रिंग है तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएं इस तरह से, तो इसमें और इन दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, और वो 2 हाइड्रोजन इसके रिंग में कन्वर्ट होने से कम हो गए, तो ये जो रिंग बनी वो 2 हाइड्रोजन के बराबर बनी है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको देखने कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं और कितनी रिंग है, बस ये ध्यान रख लेना। तो इसमें देखो 3 तो डबल बॉन्ड है और 4 रिंग है, इसका मतलब कितना हो गया, 3 और 4 7, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। देखो इसमें ये पूछा है कि आपके पास 3 बेस हैं, एक तो मिथोक्साइड है, एक हाइड्रोक्साइड है, और एक एसिटिलीन का एनायन है, और एक अमोनिया का एनायन है। और ये पूछा है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखो सबसे पहले तो इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। तो ये तो आपका हो गया मेथेनॉल, ये आपका हो गया H2O, और ये आपका हो गया एसिटिलीन, और ये आपका हो गया अमोनिया। देखो अब आपको अच्छी तरह से ये सब चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होता है, फिर H2O। देखो आपको मैंने बताया था कि अगर अल्कोहल और H2O का कंपैरिजन किया जाए तो केवल मेथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल जो हैं वाटर से कम एसिडिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और अमोनिया सबसे लीस्ट एसिडिक होता है।
और आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो जितना लीस्ट बेसिक होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आ गई बात समझ में? और स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब आप समझ गए कि सबसे लीस्ट एसिडिक अमोनिया है और इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका डी आंसर होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो आपको कतई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर छोटी छोटी चीजों में आपको दिक्कत आई तो फिर मान के चलना बड़ी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट करेंगी। ये मान के चलो मैंने जितना भी लेवल रखा है आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा सा हाई लेवल है, बाकी ये एनसीईआरटी को टच करता हुआ मैटर है सारा का सारा। ठीक है, आगे चले। जो भी है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन बताना है। द कंपाउंड हैविंग मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। तो देखो यहां पे ये वाला नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जाता है। ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा और वो भी एरोमेटिक बनाएगा। ये जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमारा एक तरह से एमाइड है, अब आप ध्यान से समझना भाई अच्छी तरह से, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा बट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है वो? मोर स्टेबल होती है। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी, इसका लोन पेयर भी, बट इसका लोन पेयर नहीं जा रहा है। इट मींस pyridine इज मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। ये ध्यान रख लेना, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन जो होगा वो किस में होगा? pyridine में होगा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन अभी मैंने बताया था ये कम बेसिक होगा, इसके कंपैरिजन में ध्यान रख लेना क्योंकि यहां पे जो रेजोनेंस में, अब देखो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो कभी कंफ्यूज करेगी तो कि यहां पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पे जाएगा लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा। जबकि एमाइड पे अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। बाकी क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया है लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए वो चीज मैंने बताई आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कैटायन इज, देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बताया था कि हम लोग कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि सबसे पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है फिर हम लोग जो होगा चार्ज सेपरेशन पे जाएंगे। चार्ज सेपरेशन के बाद में अगर चार्ज सेपरेशन भी है तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स देखते हैं। देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का देखा जाए तो देखो सिंगल बॉन्ड तो सारे सेम है, डबल बॉन्ड को हम लोग काउंट करते हैं तो इसमें 3 डबल बॉन्ड, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड, बट इसमें 4 डबल बॉन्ड और इसमें भी 3। इसका मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा हो गए। आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलना आप लोग ये। और ये सारे क्वेश्चंस आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, इवन नेट में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस व्हेन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसका मतलब, मैं बता दूं, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। एक्चुअल में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो एसिड का टेस्ट होता है।
और जब किसी एसिड के सॉल्यूशन में या एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है तो उसमें से CO2 गैस निकलती है तीव्र बुदबुदाहट के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये CO2 गैस इस सोडियम बाइकार्बोनेट से आती है। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से आती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि फिनोल की एसिडिटी बहुत कम होती है, और बहुत कम होने की वजह से ये फिनोल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोग इसमें इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे तो ये जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। इसके अलावा जो भी फिनोल से ज्यादा एसिडिक है वो सारे के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आया, देखो ये बेंजोइक एसिड जो फिनोल से ज्यादा एसिडिक है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, ये फिनोल नहीं देगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है तो ये तो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। और ये देखो फिनोल था लेकिन इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो ऐड कर दिया तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। इट मीन्स बी, फिनोल डज नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने आप में समझने की कोशिश करें आप लोग चीजों को। देखो जहां भी आपको इश्यू लगता है थोड़ा बहुत भी आप एक बार जरूर डिस्कस करें हमसे, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ये मान के चलना आने वाले टाइम में बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। तो आगे चले, एक बार यहां तक आप लोग सारा का सारा देख लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता हुआ क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना है? बढ़ता हुआ क्रम बताना है। किसका? पीकेबी का। और पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है, ध्यान रख लेना भाई। मतलब जिसकी बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी ही कम होगी, ये आप लोग ध्यान रख लेना। आगे चले। अब देखो, अब आप लोग समझ लो थोड़ा सा एक बार। देखो ये नाइट्रोजन तो इनमें सब में है, लगभग सेम कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे देखो इसका प्लस आर इफेक्ट है, और प्लस आर इफेक्ट है तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगी। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये CN इसकी मेटा पोजीशन पे है तो इसका केवल माइनस आई इफेक्ट होगा, और ये OH भी इसकी मेटा पोजीशन पर है तो इसका भी केवल माइनस आई इफेक्ट होगा। तो ये CN और ये OH जो है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करेंगे तो आपको पता है CN का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो OH से ज्यादा होता है। देखो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग इन चारों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होगी वो तो हो जाएगी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, क्योंकि इसमें तो प्लस आर है, प्लस आर बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि इन दोनों में माइनस आई है तो फर्स्ट की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की। इन दोनों में से देखो तो देखो इसका माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा तो इसकी बेसिसिटी इस वाले से कम हो जाएगी। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्थ की बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड। ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर है। अब ऑर्डर हमें किसका निकालना है? पीकेबी का। और जब पीकेबी का ऑर्डर निकालेंगे तो जस्ट रिवर्स, तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू होगी थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर सेकंड की, और फिर फर्स्ट की। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग सारा का सारा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। इट्स क्लियर। ये बट इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक तरह से माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर करते हैं ये। ठीक है,
आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड दिए गए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर जो है हमें बताना है। तो देखो इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या करना है आपको। देखो आपको जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की मतलब एक तरह से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी और एनिलीन की बेसिसिटी की बात की जाए तो आपके माइंड में एक ऑर्थो इफेक्ट रहना चाहिए। और ऑर्थो इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया था कि जो COOH है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो सबसे मोस्ट एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि फिर क्या होता है ये दोनों ग्रुप होने से यहाँ पे ये जो रिंग है वो इस COOH के साथ रेजोनेंस में नहीं आती है, और रेजोनेंस में नहीं आएंगी तो इसकी केवल 2 ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां पे दो तरफ से ऑर्थो इफेक्ट है, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट है। इसका मतलब ये एक चीज क्लियर हो गई है, इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। फर्स्ट और सेकंड की एसिडिटी, समझ में आ रही है बात, फर्स्ट और सेकंड की एसिडिटी जो है वो थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगी। अब फर्स्ट और सेकंड में भी इसमें डबल ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें सिंगल है तो ऑब्वियस है डबल ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा होगी। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट की एसिडिटी सबसे ज्यादा देन सेकंड। फिर यहाँ पे बात करें तो देखो ये OH प्लस R इफेक्ट लगाएगा, जबकि इस OH का ओनली माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब सेकंड के बाद थर्ड और सब थर्ड के बाद फोर्थ की एसिडिटी होगी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। 1 मिनट जस्ट वेट बस। ठीक है आगे चलते हैं। देखो तो इस तरह के देखो जो भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं ना, ये मान के चलना सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी उठा के एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया, कोई मतलब ही नहीं था उस क्वेश्चन को डालने का। आई बात समझ में। तो जितने भी क्वेश्चन हमने मैक्सिमम रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं। आगे चलते हैं। देखो अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं। पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं, एलिफेटिक एमीन्स ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, ये एलिफेटिक, इट मीन्स इन दोनों की बेसिसिटी फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होगी। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। और देखो एक तरह से ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। और आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने बता रखा है आप लोगों को कि 1 डिग्री एमीन जो है, देखो कंसेप्ट बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है। क्यों होता है वो बहुत बड़ा लॉजिक है। 3 कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको बता रखा है, तो एक बार आप वीडियोस देख लेना। बाकी यहां पे मैं बता देता हूं 1 डिग्री मोर बेसिक देन 3 डिग्री। इसका मतलब एक चीज निकल के आ गई है कि फोर्थ की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी देन थर्ड। अब यहां पे चलते हैं। यहां पे देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा, बट डिफरेंस क्या है, ये तो सिंपली रेजोनेंस है और ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम। इसका मतलब फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद में फर्स्ट और फर्स्ट के बाद सेकंड, ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। और इसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा डी। देखो आपको ऐसे ऐसे सिंगल लाइन कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो 2 चीजें, अगर आप कंफ्यूज होकर पढ़ोगे तो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो भी कंफ्यूजन रहेगा,
और अगर क्लियर कट कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो जब क्वेश्चन कॉल करोगे तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कट ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब देखो ये वही बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, तो देखो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट तो किसी में है नहीं, तो ऑर्थो इफेक्ट को तो आप लोग कर दो नेग्लिजिबल। तो सिंपल हम लोग अब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका माइनस आर इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, इसका प्लस आर इफेक्ट और इसका माइनस आई इफेक्ट। देखो प्लस आर भी है लेकिन माइनस आई डोमिनेट करता है, ये ध्यान रख लेना। हेलोजेंस के केस में आप लोगों को पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने बता रखा है इस केस में प्लस आर डोमिनेंट माइनस आई, और इन तीनों को केस में माइनस आर डोमिनेंट प्लस आर, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर बात करें तो माइनस आर है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी तो फर्स्ट वाले की, उसके बाद देखो यहां पे माइनस आई, अब देखो ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा, ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा क्योंकि माइनस आई है, और माइनस आई है तो हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकंड और देन थर्ड, क्योंकि थर्ड में प्लस आर है, प्लस आर एसिडिटी को डिक्रीज करता है। और इसके बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलना आप लोग। अगर ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे हमारे, अगर ये आप सोल्व करते हो तो आपके कंसेप्ट्स काफी ज्यादा बिल्डअप होंगे। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो pKa वैल्यूज पूछ रहा है, और pKa वैल्यूज का मतलब है pKa वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और अल्कोहल की एसिडिटी आप लोगों को पता ही है, सिंपल रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे होती है। हल्का सा हिंट मैं दे देता हूं, यहां पे इसका माइनस आर इफेक्ट है, यहां पे इसका ओनली माइनस आई इफेक्ट है, यहां पे इसका प्लस आर इफेक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखना, आपको सारा पता होना चाहिए। आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आंसर जो आएगा वो इसका सी वाला आंसर आएगा। pKa वैल्यूज पूछा है तो जो करेक्ट आंसर है वो सी है। कैसे आएगा वो लॉजिक आप लोग खुद समझने की कोशिश करना। एक बार सिंपली मैंने बताया है तो आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लेना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस ए पीपीटी विथ AgNO3। इनमें से कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgBr का पीपीटी दे देगा। तो देखो मैंने आपको पहले अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी इस तरह से चेक की जाती है कि जो कार्बोकैटायन बने वो मोस्ट स्टेबल बने। कैसा बने वो? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने, ठीक है। तो अब आप सीधा सा कंसेप्ट है, यहां से ये Br गया तो एक तरह से एराइल कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे माइनस आई इफेक्ट अनस्टेबल, यहां पे ये गया तो भी एराइल, ये भी अनस्टेबल, और यहां से ये गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री से काम चलेगा नहीं, 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी AgBr का जो है पीपीटी मिलेगा। और यहां पे अगर ये Br जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आपका ट्रोपाइलियम आयन बनेगा, और ट्रोपाइलियम आयन जो है वो आपका एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल बन रहा है, इट मींस ये Br दे देगा, तो यहाँ पे AgBr का पीपीटी मिल जाएगा आपको, और पीपीटी मिल जाएगा, इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, वैसे तो खैर कुछ लॉजिकल चीजें हैं इसमें, फिर भी कुछ नया सीखने की कोशिश करना। इस कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी रिंग जो है वो 8 मेंबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी कोई रिंग जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं यहां पे कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये ध्यान रख लेना।
दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग प्रोलोंगेटेड ट्रीटमेंट 5 हाइड्रोजन रिप्लेस बाई 5 ड्यूटीरियम। बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग ड्यूटीरियम से इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना चाहें तो ये पांचों के पांचों हाइड्रोजन जो है वो इसको ड्यूटीरियम एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको एनएमआर में बताया था, अगर नहीं करवाया तो मैं करवाऊंगा, एनएमआर में बता दूंगा। इस तरह की रिएक्शंस ड्यूटीरियम एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज सी। तो ये जो एक तरह से देखो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है मैं बता दूं आपको। ये यहां पे 5 हाइड्रोजन है और ये सी वाला है, तो ये कह रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक तरह से ये तो विनाइलिक टाइप है, ये दोनों तो एसिडिक प्रोटोन होते ही नहीं है, मान के चलना। और यहाँ से ये भी एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक होने का मतलब इसका इसके साथ रेजोनेंस होगा और ये एसिडिक नहीं होगा। इसका मतलब केवल HE और SC ही एसिडिक होंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि SC जो है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन के जाने से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, और मोस्ट स्टेबल होगा तो ये वाला प्रोटॉन जो है वो मोस्ट एसिडिक होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये वाला गलत था। यहाँ पे नेक्स्ट है, दिस कंपाउंड हैविंग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज 3। ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वही है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। आ गई बात समझ में? और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, तो देखो इस कंपाउंड के बारे में अच्छी तरह से समझ लो। मैंने पहले भी बता दिया था कंसेप्ट, दोबारा बता रहा हूं। ये यहाँ पे और ये हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं, तो देखो एक डबल बॉन्ड तो ये, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो इसकी जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका ए स्टेटमेंट गलत है, बी, सी और डी तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके बिल्कुल करेक्ट है। ये ध्यान रख लेना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, तो आप लोग समझ लेना। देखो इससे तो देखो एरोमेटिक बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 3 मेंबर रिंग, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इससे जो है एक बार इधर के देख लेते हैं, इससे भी एरोमेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला बनेगा, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे SbCl2 है, ये दोनों Cl को ले जाएगा और दोनों Cl को लेके जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, और जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ से आपका देखो ये बन जाएगा 2-। अब ये जो है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा और ये भी बन जाएगा आपका एरोमेटिक। इधर चलते हैं, देखो ये एरोमेटिक बनेगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एरोमेटिक। ये Cl जाएगा आपका, तो ध्यान रखना ये कुछ इस तरह का बनेगा जो कि एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, यहां से ये Cl जाएगा, तो अभी मैंने बताया था ये तो आपका ट्रोपाइलियम आयन बनेगा, और ट्रोपाइलियम आयन जो है वो एसिडिक होता है। सॉरी, ट्रोपाइलियम आयन जो है वो एरोमेटिक होता है, इसलिए ये भी Cl दे देगा, तो ये भी एरोमेटिक। 1 एरोमेटिक, 2 एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक, 4 एरोमेटिक। इस कंपाउंड की बात करते हैं। देखो आपने पढ़ रखा होगा, मैंने भी बताया था, PHLI जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। जहाँ पे छुट्टे मुट्टे NaOH, KOH ये छोटे मोटे बेस हैं इनके सामने। तो यहाँ से क्या होता है, देखो मैं बता दूं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे है, तो ये तीनों H जो है वो निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज, यहाँ पे आएगा, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज, यहाँ पे आएगा, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज। तो यहाँ से देखो आपका क्या बन जाएगा, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और इस तरह की बनेगी। तो ये आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो हमेशा कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक होने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है। तो इसका मतलब इनमें से 5 कंपाउंड, कौन कौन से? तीसरा वाला, चौथा वाला, जो भी है ABCD कुछ भी मान लेना, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 5 कंपाउंड जो हैं वो AlCl3 से रिएक्शन करके एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा,
इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इफ टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्स, तो आपको एक्स बताना है, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन कि कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं। तो देखो ध्यान से समझना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि तो साइक्लिक नहीं है, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो है बोरोन, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये इधर, तो यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है भाई। दो चीजें क्लियर, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब फर्स्ट भी एरोमेटिक नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। लेकिन देखो ये थर्ड कंपाउंड के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन इसके दोनों हाइड्रोजन एक ब्रिज से रिप्लेस कर दिए। अब ये जो रिंग है वो पूरी प्लेनर हो जाती है, और प्लेनर होने से ये कंपाउंड बन गया आपका एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी सेम कंसेप्ट पे एरोमेटिक, और ये कंपाउंड भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद ब्रिज। ये ब्रिज बनने से ये दोनों जो ये पूरी रिंग जो है वो प्लेनर हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला भी एरोमेटिक है, 3 हो गए। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो ये भले ही ये कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज लग रहे हो, लेकिन इन कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो पेरिफेरल डबल बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे आपस में रेजोनेंस में हैं, और रेजोनेंस में हैं तो ये टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 इंटू 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और विद प्लेनर, विद रेजोनेंस, विद डिलोकेलाइजेशन, तो ये भी आपका एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखो ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको। नॉन हक्कल पाई बॉन्ड का मतलब है इसको हम लोग डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करते हैं एरोमेटिसिटी के लिए, तो इस डबल बॉन्ड से तो हमें कोई मतलब नहीं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 और 7 7 इंटू 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। सेम कहानी इसमें, इस कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये दोनों भले ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कभी भी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक। और ये हमारा बेंजाइन, इसमें यहाँ से केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी आपका एरोमेटिक। ये लो, इसका मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड जो हैं वो आपके एरोमेटिक हैं, और 3 कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक नहीं है, कुछ भी हैं, एक बार मैंने बता दिया है, लेकिन वो जो 7 कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक नहीं है। ये सारी चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये टेस्ट आप देखो, इसको कॉमन टेस्ट मत मानना, ये टेस्ट वहां से निकल के आया है जहां पे आपके वो कंसेप्ट बिल्डअप होंगे जहां पे आपको इश्यू होता है। अब मैं सिंपल 2-4 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के ले लेता तो मुझे नहीं लगता कुछ फायदा मिलता आप लोगों को। आप मेरा कंसंट्रेशन इस क्लास के थ्रू इतना सा है कि आपको केवल वो चीज आपके पास जाए जहां पे आपको इश्यू रहता है। कॉमन चीज है, देखो ये जीओसी बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, सबको आता है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि आप लोग वहां तक अप्रोच करें जहां पे आपको इश्यू रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।